बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने आखिरी पोर्शन डिस्कस करना है ह्यूमन इम्पैक्ट का। इंसान के जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह माहौल को ख़राब कर रही हैं। तो स्टार्ट हमने करना है कि वो इफ़ेक्ट जिसकी वजह से इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है उसको हम कहते हैं पॉल्यूशन। इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? बिफोलिंग का मतलब ख़राब होने को कहा जाता है ऑफ इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है बाई एनीथिंग, किसी भी ऐसी चीज़ से प्रोड्यूस बाय द ह्यूमंस, जो इंसान ने पैदा की हो, विच इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ, या वो इंसान के लिए ख़तरनाक हो या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ख़तरनाक हो, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहलाती है। यानी इन्वायरमेंट का ख़राब होना किसी भी ऐसी चीज़ के ज़रिए जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से प्रोड्यूस हो और वो ह्यूमन के लिए भी ख़तरनाक हो, या फिर इन्वायरमेंट में मौजूद किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ख़तरनाक हो, तो वो जो फिनोमिनन है इसको पॉल्यूशन कहा जाता है। आगे मुख्तलिफ़ किस्म की पॉल्यूशंस हैं। एयर ख़राब हो जाए, एयर पॉल्यूशन होगी। पानी ख़राब हो जाए, वाटर पॉल्यूशन होगी। सॉइल ख़राब हो जाए, सॉइल पॉल्यूशन होगी। अगर रेडिएशन इन्वायरमेंट में आ जाए तो रेडिएशन पॉल्यूशन होगी। अगर बहुत ज़्यादा शोर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर भी इंसान पर असरअंदाज होता है, तो ये नॉइज़ पॉल्यूशन होती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की पॉल्यूशन की कैटेगरीज़ हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है एयर पॉल्यूशंस को। तो इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल इसी तरह है, बिफोलिंग ऑफ एयर, कि हवा का ख़राब होना बाई एनीथिंग हार्मफुल टू द ह्यूमंस, जो इंसान के लिए ख़तरनाक हो, एंड अदर लिविंग ऑर्गन, या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ख़तरनाक हो, तो ये एयर पॉल्यूशन कहलाती है। अब देखना यह है कि हवा किन किन चीज़ों से ख़राब हो सकती है। तो एयर पॉल्यूटेंट को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे? हार्मफुल सब्सटेंस, कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो हवा में हो और हवा को ख़राब करे, वो एयर पॉल्यूटेंट्स कहलाती है। हवा को साफ़ होना चाहिए था, लेकिन इंसान अपने फ़ायदे के लिए जो एक्टिविटीज़ कर रहा है, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, उसने हवा को साफ़ नहीं रहने दिया। और दिन ब दिन एयर जो पॉल्यूशन है, हवा के अंदर जो नुकसानदेह चीज़ों का आना है, वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंसान की एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं। एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन आर द ह्यूमन एक्टिविटी। इंसान की एक्टिविटीज़ हैं जो इसको ख़राब ज़्यादा कर रही हैं। आगे फिर हमने इसको डिस्कस करना है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी एयर पॉल्यूटेंट की है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। हम हर पॉल्यूटेंट के बारे में देखेंगे कि उसका सोर्स क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या है। जैसे सोर्स की बात करें, एरोसोल स्प्रे फोम्स। एरोसोल स्प्रे फोम्स होती क्या है कि बाज़ दफ़ा हम स्प्रे करते हैं, जैसे आपने काफ़ी सारे पेंट्स देखे होंगे, वो स्प्रे करके किए जाते हैं, उसमें से जो सोल्यूशन निकलता है एयर की शक्ल में, तो वो एरोसोल स्प्रे कहलाता है। या बाज़ दफ़ा आपने आर्टिफिशियल जो बर्फ़बारी सालगिरह वगैरह पे हम करते हैं, वो भी एरोसोल स्प्रे ही कहलाती। तो एरोसोल दो चीज़ों का मजमूआ है, एयर और सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन एयर की शक्ल में बाहर आए तो वो एरोसोल कहलाता है। इसी तरह हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम में क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये सारे सोर्स हैं जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाहर आ रहे हैं। तो इसका इफ़ेक्ट क्या है? हमारी जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है वो कम हो रही है, इसकी भी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट काज हो रहा है, इसकी भी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, तो जो हमारे पावर स्टेशन है, यानी हर वो जगह जहाँ फॉसिल फ्यूल की बर्निंग हो रही है, चाहे वो पावर स्टेशन है या आप कह सकते हैं हमारे जितने भी व्हीकल्स, गाड़ियाँ, रिक्शे वगैरह हैं, सबसे सल्फ़र डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है। इसका इफ़ेक्ट क्या बनेगा कि जब ये पानी के साथ मिलेगी तो एसिड रेन, इसको हम पढ़ेंगे। और जब ये एसिड रेन इंसान की बॉडी के अंदर जाएगी तो ये लंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ब्रीदिंग डिसऑर्डर, सांस लेने में दुश्वारी होगी, और लंग कैंसर। यानी ये जो हवा जब हमारे लंग्स में जाती है जिसमें एसिड मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे लंग्स को भी इफ़ेक्ट करेगी। अच्छा, लेड कंपाउंड्स जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, एक तो ये कार्सिनोजेनिक है। आते कहाँ से है? जो हमारा पेट्रोल जिसमें लेड मौजूद है, जब वो कंबस्चन होता है किसी भी गाड़ी, रिक्शे वगैरह के अंदर, तो लेड की कंपाउंड एटमॉस्फेयर में आना शुरू हो जाते हैं। इसका इफेक्ट क्या? सबसे पहले तो लेड पॉइजनिंग होती है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, और ब्रेन डैमेज है। चैप्टर नंबर 17 में एक डिजीज़ लिखी हुई, अल्जीमर डिजीज़।
तो वो आमतौर पे लेड के ज़्यादा होने की वजह से होती है। इसी तरह फॉरेस्ट डिक्लाइन, अब जिस तरह लेड इंसानों के लिए ख़तरनाक है तो प्लांट्स के लिए भी ख़तरनाक है। आहिस्ता आहिस्ता जो एटमॉस्फेयर के अंदर लेड की एक्मुलेशन होती जा रही है तो दरख्तों की जो ग्रोथ है वो रुकती जाएगी, फॉरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये भी फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से निकलते हैं। इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। एसिड रेन होती है, फिर हेडेक और कफ वगैरह। तो यानी आम तौर पे जब एयर पॉल्यूशन होती है तो ज़्यादातर हमारे लंग्स के और सांस के प्रॉब्लम ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आखिरी जो सबसे ख़तरनाक भी है और इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी होती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बंद कमरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, अचानक ही बंदा जाए तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में जाती है और जिससे पॉइजनिंग होती है और उसकी डेथ हो जाती है। अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो, अगर कंप्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो, अगर इनकम्प्लीट हो तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो ज़्यादा टॉक्सिक है। तो इसका सोर्स क्या बनेगा? इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बोनेट्स या कार्बन कंपाउंड सिगरेट के स्मोक में होती है। इफ़ेक्ट क्या? सर में दर्द होना शुरू होता है, ब्रेन डैमेज होना शुरू होता है और डेथ काज होती है। तो ये इसके इफ़ेक्ट हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एयर पॉल्यूटेंट्स को डिफ़ाइन करें और इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जांपल, उसके सोर्स और इसके इफ़ेक्ट्स लिखें। अभी हम डिस्कस करेंगे जो एयर पॉल्यूशन में जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होती है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कैसे होता है। पहले हम ओजोन लेयर डिप्लीशन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, ओजोन लेयर डिप्लीशन को अब हम डिस्कस करेंगे। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन बेसिकली पहले देखना ये है कि ओजोन लेयर है क्या। हमारी जो एयर पोल्यूशन है वो मुसलसल ओजोन लेयर को कम कर रही है। ड्यू टू एयर पोल्यूशन वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशंस। सबसे पहले ओजोन है क्या? अगर हम इस ओजोन लेयर की बात करें, सॉरी यहाँ ओजोन लेयर आप लिखेंगे, ओजोन लेयर तो बेसिकली ये एटमॉस्फेयर की ही लेयर है जो ज़मीन की सरफेस 10 से 50 किलोमीटर तक ये फैली होती है, यानी 10 और 50 किलोमीटर के दरमियान में ये फैली होती है। और ये किलोमीटर कहाँ से काउंट करते हैं? अबव द अर्थ सरफेस। उसके बाद इसका काम क्या है? फिल्टर मोस्ट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी जो रेज़ हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जो सूरज से आती हैं, तो इनकी काफ़ी सारी एनर्जी इन ओजोन्स के मालिक्यूल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक हो गया। और फिर इस वजह से जब हमारे पास ये रेडिएशन आती हैं तो कम एनर्जी वाली आती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी लाइफ है ज़मीन के ऊपर वो प्रोटेक्टेड रहती है। तो फिल्टर मोस्ट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दीज हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन। इसको ओजोन लेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ओजोन मौजूद है, एज इट कंटेन ओजोन। अब ओजोन है क्या? ओजोन बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जो ब्लूइश कलर का होता है। ये जो हम कहते हैं ना आसमान नीला है, ये बेसिकली आसमान नहीं है बल्कि ये ओजोन की लेयर है जो हमें नज़र आ रही होती है। और एक्सप्लोसिव, अगर आग लगाई जाए बहुत तेज़ी से आग भड़कती है धमाके की तरह। और हाईली पॉइजनस, प्योर फॉर्म जो ओजोन की है वो बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। तो ये ओजोन लेयर की डेफिनेशन है, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। ओजोन की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। इसका बेसिकली ये बनते कैसे हैं? जैसे ऑक्सीजन, जब सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस ऑक्सीजन से टकराती है तो इससे ऑक्सीजन के एटम्स बनते हैं। फिर ये ऑक्सीजन को जो एटम है ये दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर O3 बनाता है। ठीक है। तो इस तरह इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी अल्ट्रावायलेट की यहाँ यूज़ हुई और जब ये एनर्जी यूज़ होगी तो नीचे जब एनर्जी जाएगी तो ऑटोमेटिकली कम पहुँचेगी, जिससे नुकसान कम होगा या इफ़ेक्ट कम होंगे। तो ओजोन 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं जिनको इकट्ठा जोड़ा गया है। ओजोन लेयर डिप्लीशंस, हमारी जो लेटेस्ट स्टडी है वो ये रिवील करती है। रिवील से क्या मुराद है कि हमारे सामने ये बात है, ये है कि दैट ओजोन लेयर इज़ डिप्लीटिंग, के वक्त के साथ साथ ना जो ओजोन लेयर वो कम हो रही है।
उसकी वजह क्या है कि ओजोन लेयर का कम होना किस वजह से है? सबसे जो बड़ा काज है वो एटमॉस्फेयर के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आना है। थिकनेस रिडक्शन इन ओजोन लेयर इज ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाहिर है कि ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन भी है, जिसमें फ्लोरीन भी है, जिसमें कार्बन भी मौजूद है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन आमतौर पे ज़्यादातर एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती है, कूलिंग सिस्टम के अंदर यानी आमतौर पे ये इस्तेमाल होती है। अब इसकी वजह से ओजोन लेयर कम कैसे होती है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी रिएक्शन कैसे होता है। अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब एटमॉस्फेयर में जाती है उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सूरज से आ रही हैं इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मालिक्यूल को तोड़ देती हैं। क्लोरीन अलहदा, फ्लोरीन अलहदा। जो क्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि क्लोरीन का जो एटम है ये ओजोन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि सिंगल क्लोरीन एटम डिस्ट्रॉय 1 मिलियन मालिक्यूल ऑफ द ओजोन। तकरीबन एक सिंगल क्लोरीन का एटम 10 लाख के ओजोन के मालिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये मुख्तलिफ अंदाज में इसको रिएक्ट करके इसको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। अच्छा, इफेक्ट क्या है? अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाती है तो ये जो अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है जिसको प्रोटेक्शन मिली है ओजोन लेयर की वजह से ये ज़मीन पर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, एज ओजोन लेयर थिनर मोर यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रीच द अर्थ, ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू होती है। और सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन है, कमी है, वो आमतौर पे पोल्स के करीब वाले इलाके के करीब होती है। यानी आमतौर पे जो हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल है, जो नॉर्थ पोल के करीब इलाका है उसको आर्कटिक रीजन कहा जाता है और जो साउथ पोल के करीब इलाका है उसको एंटार्कटिक रीजन कहा जाता है, एंटार्कटिक। ठीक हो गया। तो इन इलाकों में ख़ास तौर पे एंटार्कटिका में तो देखा गया है कि ओजोन का लेयर का एक बहुत बड़ा होल क्रिएट हुआ है और वहाँ आसमान आमतौर पे नीला भी नज़र नहीं आता। ठीक है, वजह क्या है? क्योंकि ओजोन लेयर की डिस्ट्रक्शन हुई है। अच्छा, इन इलाकों के अंदर ओजोन लेयर क्यों कम होती है? वजह क्या है? क्योंकि ओजोन बननी है ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन बननी है फोटोसिंथेसिस से और फोटोसिंथेसिस आमतौर पे परफॉर्म करनी है मुख्तलिफ़ किस्म के फोटोसिंथेटिक प्लांट्स ने। अब वहाँ आपको पता है कि जो आर्कटिक रीजन है इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है कि वहाँ प्लांट आसानी से सर्वाइव ही नहीं, तो वहाँ प्लांट कम है, इस वजह से फोटोसिंथेसिस भी कम है, इस वजह से ओजोन भी कम बनेगी। और अगर वहाँ ओजोन लेयर कम होती है तो फिर उसको रिकवर करना क्या होता है? मुश्किल होता है। बाकी दुनिया में हालांकि ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं जहाँ आबादी ज़्यादा होती है, लेकिन उन रीजन में आमतौर पे कम नहीं होती। वजह कि वहाँ दरख्त ज़्यादा होते हैं और दरख्तों की वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन की वजह से ओजोन लेयर ज़्यादा बनती है। तो ये जो एंटार्कटिक रीजन है या आर्कटिक रीजन है, तो यहाँ चूँकि दरख्त कम है इस वजह से जो ओजोन लेयर है वो यहाँ कम प्रोड्यूस होती है। तो इंसान की एक्टिविटी अगर इस ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर दें तो इसका रिकवर होना थोड़ा सा क्या होता है? मुश्किल होता है। तो लेवल ऑफ ओजोन हैज़ फॉलन ड्रास्टिकली ओवर एंटार्कटिक रीजन लेड टू अ होल, और वहाँ एक होल क्रिएट हो गया है। इसी तरह जो लेवल ऑफ ओजोन लेयर है ये आर्कटिक रीजन में भी कम होता जा रहा है। अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसका इफ़ेक्ट लाइफ के ऊपर कैसे पड़ेगा? क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है? हीट होती है। अब जब हीट होगी तो ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ज़ाहिर बात, अगर हम ख़तरनाक रेडिएशन अगर हमारी स्किन से आके टकराएं या प्लांट से आके टकराएं या हमारी फसलों से आके टकराएं, उनको क्या करना शुरू कर देगी? डैमेज करना शुरू कर देगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, पहला तो है कि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ेगा, दूसरा इफेक्ट क्या है कि ये जो ख़तरनाक किस्म की शुआएँ हैं क्रॉप्स को, प्लांट्स को, ट्रीज़ को, और दूसरे जो मैरीन प्लैंकटन हैं उसमें जू प्लैंकटन भी, फाइटोप्लैंकटन भी, अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो ये सारे डिस्टर्ब होना और डिस्टोर्ट द वेदर पैटर्न वेदर की जो पैटर्न है वो भी ख़राब होना, क्योंकि ज़मीन के ऊपर एक लिमिटेड अमाउंट में बारिश होना, एक लिमिटेड अमाउंट में बारिश ना होना, ह्यूमिडिटी होना, ये सारी एक महदूद हद तक जो चेंजेस हैं वो तो बर्दाश्त हैं,
लेकिन जब ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा एवोपोरेशन होगी, बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो वेदर पैटर्न है वो बहुत हद तक डिस्टर्ब हो सकते हैं। इंसानों की बात करें तो इंसानों में स्किन कैंसर काज करते हैं और कैटरेक्ट, जिसका तर्जुमा है मोतिया, कि बाज़ दफ़ा हमारी आंखों में मोतिया सफ़ेद कलर की आंखें होना शुरू हो जाती हैं, जिसको कैटरेक्ट्स कहा जाता है। तो वो भी बाज़ दफ़ा हीट के ज़्यादा जाने की वजह से होती हैं। तो ये ओजोन लेयर डिप्लीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है। जी स्टूडेंट, आज का आखिरी जो पोर्शन हमने डिस्कस करना है, जो एयर पोल्यूशन की वजह से इफ़ेक्ट काज होता है, वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन बाद में करेंगे। पहले हमने देखना ये है कि ग्रीन हाउस बेसिकली है क्या, इफ़ेक्ट बाद में डिस्कस करेंगे। आमतौर पे वो ममालिक जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और उन ममालिक में अगर हम चाहते हैं कि ऐसे पौधों को ग्रो करवाया जाए जो गर्म इन्वायरमेंट रिक्वायर करते हैं, तो उनके लिए आमतौर पे ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं। ग्रीन हाउस बेसिकली सूरज की जो हीट है वो आने तो देता है अपने अंदर, लेकिन उसको बाहर निकलने नहीं देता, जिस वजह से जो ग्रीन हाउस का अंदर का इन्वायरमेंट है वो हमेशा गर्म रहता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? आप लोगों ने एक फिज़िक्स में रूल पढ़ा होगा कि एनर्जी इज़ रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ, कि वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए, सबसे पहले जो सूरज की रोशनी, आपको पता है कि इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी? छोटी होगी। तो ये छोटी होने की वजह से ग्रीन हाउस की जो दीवार है उससे ये गुजर जाती। उसके बाद अब ये रेडिएशन अंदर आ गई। अब इन रेडिएशन ने आके ज़मीन से टकराना है और पौधों से टकराना है। तो जब ये रेडिएशन आके पौधों से और ज़मीन से टकराएंगे तो इनकी काफ़ी सारी एनर्जी सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगी, पौधे एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। अब जब ये एनर्जी कम होगी तो इनकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी जब ये रेडिएशन दोबारा वापस जाने लगेंगी तो लॉन्गर वेवलेंथ की होके जाएंगी, क्योंकि एनर्जी इनमें क्या होगी? कम होगी। अब शीशे की ये प्रॉपर्टी ये है, जो ख़ास तौर पे ग्रीन हाउस के लिए बनाया गया है, कि वो शॉर्टर वेवलेंथ को तो आने देते हैं लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ को गुजरने नहीं देते। तो वो जो सारी रेडिएशन की एनर्जी है वो इस ग्रीन हाउस के अंदर ही रहेगी। तो ऑटोमेटिकली अंदर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो प्लांट जिनको ये हीट ज़्यादा चाहिए ग्रो करने के लिए, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये ग्रीन हाउस है। तो ये इसी प्रिंसिपल पर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि लाइट रेज फ्रॉम सन, कि सूरज से जो रोशनी आती है, पेनिट्रेट द ग्लास ऑफ द हाउस, वो जो हाउस का ग्लास है उससे आसानी से गुजर जाती है। सूरज से आने वाली रेडिएशन गुजरेंगी, आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एंड सॉइल, और फिर इन रेडिएशन को प्लांट और सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगी। और जब प्लांट और सॉइल से ये रेडिएशन दोबारा वापस रेडिएट होंगी तो एज ए लॉन्गर वेवलेंथ होगी, और इन लॉन्गर वेवलेंथ को हम कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। बेसिकली जो हमारी लाइट है ना वो विजिबल है, और इसकी जो वेवलेंथ वो 380 से 750 है। और जो 750 के करीब वाली लाइट है, आपको पता है कि जो विजिबल लाइट है इसमें 7 मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट्स होती हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर 11 में डिटेल से डिस्कस हुआ। जो आखिरी लाइट होती है वो रेड लाइट कहलाती है, ठीक है। अब जाहिर बात है इनकी जो एनर्जी है वो इंफ्रारेड से ज़्यादा है, इस वजह से इनकी वेवलेंथ, तो ये विजिबल लाइट तो गुजर जाती। अब जो रेड के बाद वाली जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड रेडिएशन कहलाती है। अब चूंकि उसकी एनर्जी रेड से कम है, इस वजह से वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो जो विजिबल लाइट आ रही है जब वो अंदर की तरफ आएगी तो वापस इंफ्रारेड की शक्ल में निकलेगी, और इंफ्रारेड आमतौर पर लॉन्गर वेवलेंथ होती है। अब लॉन्गर वेवलेंथ होने की वजह से ग्लास डू नॉट परमिट दीज रेज टू एस्केप, जो ग्लास की दीवार है वो इनको बाहर निकलने नहीं देगी। सो हीट रिमेन इन हाउस, तो हीट हाउस के अंदर ही रहेगी। तो जो काम ग्लास ने किया है वो एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी गैसेस परफॉर्म कर रही होती हैं। जैसे मेन जो रोल है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बिहेव लाइक ए शीट ऑफ ग्लास, वो बिल्कुल इसी तरह काम करती है।
एब्जॉर्ब द सनलाइट, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी बट डू नॉट अलाउ टू एस्केप आउटसाइड। तो सनलाइट आएगी तो सही, अब सनलाइट ने क्या करना है, टकरा के वापस स्पेस में जाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर है वो क्या करेगी, उस हीट को बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज। अब ये जो टेम्परेचर बढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, इसको हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि यहाँ ग्रीन हाउस की तरह काम हुआ है। तो इसको डिफाइन भी हम इसी तरह करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रोसेस दैट अकर व्हेन गैसेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप द सन हीट, कि वो प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेयर में मौजूद जो गैसेज हैं वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं जो सूरज की तरफ से आ रही हैं। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। तो हर वो गैस, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड तो मेजर रोल प्ले करती है, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी और गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करती हैं, लेकिन उनकी अमाउंट चूँकि कम होती है, इस वजह से ज़्यादातर हम डिस्कस किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो मेजर रोल प्ले करती है, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह, तो ये वो गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करती हैं। लेकिन नेचुरल इन्वायरमेंट में इनकी अमाउंट कम है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इनकी अमाउंट ज़्यादा हो रही है। अच्छा, उसके बाद काजेज़ क्या बनते हैं, ओवर अर्बनाइजेशन, के एक जगह जब बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, वो एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगे। इंडस्ट्रीज़ के लगने से ये काम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि दरख्त क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करके उस अमाउंट को कम करते हैं, लेकिन अगर दरख्त ही ना रहे तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि ज़मीन का टेम्परेचर हर गुज़रते दिन के वजह से बढ़ रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, तो इस टर्म को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ बीइंग टर्म एज ए ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह होती रही तो आम तौर पे क्या होगा कि मेल्टिंग द आइस कैप्स, जो बर्फ़ानी चोटी हैं पहाड़ों के ऊपर, वो पिघलना शुरू होंगे, बर्फ़ानी तोदे ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे, और जब ये पिघलेंगे तो फ्लड आना शुरू होगा, बहुत ज़्यादा सैलाब। एंड चेंजिंग द पाथ ऑफ मेजर एयर, और हमारे पास हवाओं के रुख बदल जाएंगे, यानी तूफ़ानी आंधियाँ आना शुरू हो जाएंगी। तूफ़ानी आंधियाँ क्यों? ये हमने जो विंड पावर है, एनर्जी का जो सोर्स हमने पढ़ा था, उसमें डिस्कस किया था कि हवा जब गर्म होती है तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठती है और उसकी जगह को फिल करने के लिए साइड से हवा आती है। अगर ये प्रोसेस मुसलसल चलता रहे तो हवा एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये जो एयर करंट प्रोड्यूस होंगे, तूफ़ानी आंधियाँ आना शुरू होंगी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। उसके बाद ड्रास्टिकली इफ़ेक्ट द ग्लोबल वार्मिंग कंडीशन, यानी दुनिया की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाएगी अगर ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई। तो ये हमारे पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो एयर पोल्यूशन का एक इफ़ेक्ट है। अब एयर पोल्यूशन का एक इफ़ेक्ट रह गया एसिड रेन, लेकिन उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।